हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं मस्त होंगे, शानदार होंगे, जानदार होंगे, एकदम बिंदास होंगे और आपकी पढ़ाई बहुत ही शानदार चल रही होगी। आपको पता है टॉप 50 पीवाईक्यू क्वेश्चन मैं आपके लिए लेके आया हूं। यूपी ट्रिपल एससी के अब तक 20 साल जितने भी क्वेश्चन है हम अपनी इस सीरीज में, श्रृंखला में आप सभी को पूरे करा देंगे। तो चाहे यूपी ट्रिपल एससी का पैट का पेपर हो, चाहे लेखपाल का पेपर हो, चाहे अभी आने वाला लोअर पीसीएस का पेपर हो, चाहे उत्तर प्रदेश पीसीएस का पेपर हो, ये क्वेश्चन यूपी स्पेशल के आप यहाँ से बना सकते हो, बहुत आराम से बना सकते हो। ठीक है ना। तो बिना कुछ टाइम वेस्ट किए हुए चलते हैं हम पहले क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन है, एशिया का प्रीमियर खाद्य एवं पेय F&B व्यापार प्रदर्शन इंडस्ट्री फूड 2025 का 8वां संस्करण कहां आयोजित किया गया है। पहला क्वेश्चन है, इंडिया एक्सपोजिशन मार्ट लिमिटेड, ग्रेटर नोएडा, महात्मा मंदिर, गांधीनगर, इंडिया हैबिटेट सेंटर, नई दिल्ली, प्रगति मैदान, नई दिल्ली। आपको पता है यूपी ट्रिपल एससी 5वां ऑप्शन भी देता है कि भाई इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर जो होगा वो ए होगा, इंडिया एक्सपोजिशन मार्ट जो लिमिटेड है ये ग्रेटर नोएडा में है। ये कहाँ पे है? ग्रेटर नोएडा में है और ये इसका आंसर हो जाएगा। बेसिक सी बातें आप देख रहे होंगे, ये यही है मार्ट। ठीक है, और ये 8वां संस्करण हुआ है। ठीक है ना। तो ग्रेटर नोएडा वाला ऑप्शन इसमें एकदम से सही हो जाएगा। आप लोगों के लिए ये मैंने पूरा ऑलरेडी हिंदी इंग्लिश दोनों में दे रखा है। दूसरा जो क्वेश्चन आपके सामने दे रखा है, हम केवल आपके लिए इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन ही देंगे, इधर उधर की कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं होगी। आप क्वेश्चन के आंसर के अलावा जो मैं सॉल्यूशन देता हूं उसे भी जरूर पढ़ा करिए, क्योंकि संभावित क्वेश्चन वहीं से बनते ही बनते हैं, हर बार बनते हैं। ठीक है ना। तो ये YouTube के इतिहास में सबसे इंपोर्टेंट श्रृंखला चल रही है जो कोई कराता नहीं है। मैं रेगुलर आपको करा रहा हूँ। अभी यूपी स्पेशल खत्म हो जाएगी पिछली 2-3 क्लास में। ठीक है ना। फिर आने वाले समय में सब्जेक्ट वाइज सब्जेक्ट में पूरी करा दूंगा। तो जब भी आपको यूपी ट्रिपल एस का कोई भी एग्जाम देना, पीसीएस का एग्जाम देना है, तो सबसे पहले इन क्लासों को आप करिए। सबसे ज्यादा तो कोई भी टॉपर वो यही बोलते हैं कि अगर आप पीवाईक्यू नहीं लगाते तो आपको एग्जाम के पैटर्न की पता नहीं चलती और आप इंपोर्टेंट टॉपिक पर नहीं घूम पाते। इसीलिए हम यहाँ फोकस करते हैं आपके लिए। कह रहा वर्तमान मूल्यों पर 2024-25 में उत्तर प्रदेश का अनुमानित सकल राज्य घरेलू उत्पाद कितना है। तो कह रहा है 18.25 ट्रिलियन, 15.50 ट्रिलियन, 30.10 या 24.99 ट्रिलियन। तो इसका आंसर डी हो जाएगा, 24.99 ट्रिलियन इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। कह रहा उत्तर प्रदेश का 25-26 का जो बजट है तो 808,736 करोड़ रुपए का है। ये भी ध्यान रख लेना। 24-25 का जो था वो 24-25 के बजट से 9.8%। ये कुछ इंपोर्टेंट है जो मैंने आपको यहाँ दे रखे हैं। बुनियादी ढांचे के लिए हम 22% सबसे ज़्यादा खर्च कर रहे हैं। शिक्षा के लिए 13% उत्तर प्रदेश की बात कर रहा हूँ मैं बजट में। कृषि एवं सेवाओं के लिए 11%, चिकित्सा स्वास्थ्य के लिए केवल 6%, सामाजिक सुरक्षा के लिए 4% बजट एलोकेट कर रहे हैं, किया है इस बार। ठीक है ना। और कह रहा है 24-25 के अनुसार अनुमानित सकल राज्य घरेलू उत्पाद की जो GSDP है वो 24.99 ट्रिलियन ट्रिलियन है। ठीक है ना। इसके साथ ही अगला क्वेश्चन आपकी समझ आपके सामने दे रखा है और वो क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश रोजगार रिपोर्ट 2023-24 के अनुसार NFHS 5 के अनुसार उत्तर प्रदेश की पुरुष साक्षरता कितनी है। जब मैं NFSH की बात करता हूँ तो राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 5 बोला जाता है। ठीक है ना। तो कह रहा है ये जो 72%, 95%, 92% या 62%, तो कोई भी इनमें नहीं है। ये इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि अभी जो है वो 84.1 है पुरुष साक्षरता। अगर आपसे पूछे तो 84.1, देखो यहाँ भी आप देख सकते हो। कह रहा है यह आंकड़ा राज्य के 14 से 49 वर्ष पर आधारित है, आयु के वर्ग पर आधारित, और इसे कार्यशील जनसंख्या भी कहा जाता है। और ये पीसीएस में भी पूछा गया, कार्यशील जनसंख्या कहाँ से कहाँ तक होती है। ठीक है ना। तो 14 से यहाँ 49 है, वैसे 14 से 59 वाली जो होती है वो कार्यशील जनसंख्या होती है। यहाँ जो आंकड़ा निकाला है वो पुरुष साक्षरता का निकाला है कार्यशील में, और यहाँ अंतर देखने को मिलता है। ठीक है ना। आपसे कार्यशील पूछे तो आप सीधा जवाब देना 14 से 59 साल के लिए कार्यशील जनसंख्या बोलते हैं। ठीक है। भारत में महिला साक्षरता की बात करें आपको यूपी में तो 70.7, कुल साक्षरता 77.4% है। तो विकल्प ई होगा, क्योंकि इसकी 84.1 है और किसी भी विकल्प में ये नहीं दे रखा। ठीक है। इसी के साथ नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश सरकार की किसानों के लिए दुर्घटना मुआवजा योजना के तहत निम्न में से कौन सा कथन गलत पूछ रहा है। और ये कौन सी योजना है? तो दुर्घटना मुआवजा योजना किसकी है? उत्तर प्रदेश की है। अगर यदि किसी किसान की दुर्घटना की मृत्यु हो जाती है तो उसके परिवार को 5 लाख रुपए दिए जाते हैं। ये बिल्कुल सही बात है, ये गलत नहीं है। एक हाथ और एक पैर की हानि की स्थिति में 3 लाख रुपए दिए जाते हैं, ये गलत है, ये बिल्कुल गलत है। एक हाथ और एक पैर जब कट जाता है तो भी 5 लाख रुपए ही मिलते हैं, और इसने 3 लाख रुपए क्या है ना, तो इसीलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा भाई? 20 का आंसर हो जाएगा। क्या होगा? 20 का आंसर हो जाएगा। अगला कह रहा है यदि कोई किसान 25% से अधिक लेकिन 50% से कम विकलांगता से ग्रस्त है तो उसे 1 लाख से 2 लाख रुपए के बीच वित्तीय सहायता मिलती है। ये एकदम से सही है। दुर्घटना में दोनों हाथ और पैर का खोने की स्थिति में किसान को 5 लाख रुपए मुआवजा दिया जाता है। ये भी एकदम से सही है। तो इसका आंसर जो होगा वो बी होगा। सभी लोग याद कर लेना। एक एक पॉइंट मैंने यहाँ आपके लिए दे रखा है, आप लोग आसानी से पढ़ सकते हो। वही मृत्यु पर 5 लाख रुपए,
अगर एक हाथ एक पैर कटता है तो भी 5 लाख रुपए, 25% से अधिक और 50% से कम विकलांगता पर 1 से 2 लाख रुपए दिए जाते हैं। और यदि दोनों पैर कट जाते हैं या खो देता है हाथ या पैरों में से, तो भैया 5 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट डाटा है, आप लोग जरूर तैयार करिए, ठीक है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट डाटा है, मैं बता रहा हूँ आपको, जब आप एग्जाम में बैठोगे तो बहुत अच्छा लगेगा आपको। निवेश सारथी पोर्टल द्वारा निम्न में से कौन सी सेवा प्रदान नहीं की जाती? किसके तहत? निवेश सारथी पोर्टल के तहत। पहले तो पूछ लेगा, तो ये उत्तर प्रदेश सरकार का है, ये ध्यान रख लेना। कह रहा इसके तहत कौन सी सेवा नहीं दी जाती है? तो देखो, निवेश आशय दाखिल करना, समझौता ज्ञापन करना, ये तो दी जाती है। शिकायत निवारण नियंत्रण करना, ये भी दी जाती है। उद्योगों के लिए भूमि आवंटित करना, ये नहीं दी जाती। तो ये इसका आंसर हो जाएगा, ये सुविधा नहीं दी जाती है। बाद बाकी बैठक प्रबंधन मॉड्यूल भी आपको निवेश सारथी पोर्टल पर मिल जाएगा, ठीक है ना। तो कह रहा है ये नवंबर 2014 में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा शुरू किया गया था, नवंबर 2022 में, 14 में नहीं, नवंबर 2022 में किया गया था। इसे आप तैयार कर लेना, ठीक है ना। तो कह रहा है वो राज्य में निवेश अनुभवों को सुव्यवस्थित और बेहतर बनाने के लिए डिजाइन किया गया था। व्यापक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है ये निवेश सारथी उत्तर प्रदेश सरकार का। कह रहा है यह पोर्टल निवेशकों को निवेशक के लिए आवेदन करने के लिए, समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने के लिए, निवेश शुरू करने और शिकायत निवारण तक की सेवाओं के लिए किया गया था। तो इसका आंसर उद्योग के लिए भूमि आवंटन करना, ये गलत है, और गलत ही इसमें क्या कर रहा है वो आंसर पूछ रहा है। इसके साथ ही नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है निर्मल भारत अभियान योजना के तहत रिवॉल्विंग फंड प्राप्त करने वाले 4 नमूना जांच वाले जिलों में निम्न में से कौन सा जिला नहीं है? 4 नमूना जांच वाले जिलों में कौन सा नहीं है? गोरखपुर, देवरिया, वाराणसी, आजमगढ़। तो इसमें वाराणसी नहीं होगा। इसमें जो 4 जिले हैं वो गोरखपुर, देवरिया और आजमगढ़, और अन्य में जो वाराणसी दे रखा है ये नहीं होगा। तो इसका आंसर फिर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, ठीक है। आप लोग इसका आंसर क्या लगाओगे? सी लगाओगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपके सामने दे रखा है, भारत सरकार, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और उत्तर प्रदेश सरकार मनरेगा निधि में अपने अंशों को कहाँ स्थानांतरित करती है? दोनों के बीच पूछ रहा है भाई, कहाँ ट्रांसफर करते हैं ये अपने निवेश को, ठीक है ना। तो कह रहा है राज्य रोजगार गारंटी निधि में, ग्रामीण अवसंरचना विकास निधि में, या राष्ट्रीय ग्रामीण विकास कोष में, या ग्रामीण पंचायत खाते में। तो ये SEGF में करते हैं, राज्य रोजगार गारंटी निधि में करते हैं, ठीक है ना। साफ बोला है, राज्य इसमें करता है, ठीक है ना। कह रहा राज्य रोजगार गारंटी निधि महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना मनरेगा को निधि देने के लिए राज्य द्वारा बनाया गया एक गैर समाप्ति योग्य बैंक है। इस निधि का उपयोग ग्रामीण श्रमिकों को मजदूरी देने, साथ साथ योजना संबंधी अन्य खर्चों को भी इससे क्या किया जाता है? पूरा किया जाता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट डाटा है, सभी बच्चे तैयार कर लिया करिए। मैं बता रहा हूँ आपको सिलेक्टेड चीज़ें दी जा रही हैं, तो इन पर आप लोग विशेष फोकस करिएगा, ठीक है ना। तो बिना कुछ टाइम वेस्ट किए अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश ने में पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि BRGF योजना के अंतर्गत कितने जिले शामिल किए गए हैं? 45, 35, 50 या 30। तो 35 जिलों को शामिल किया गया है, ठीक है ना। कितनों को? 35 जिलों को। कह रहा योजना का उद्देश्य विकास कार्यों में ऐसे क्रिटिकल गैप्स को पूरा करना जो अन्य योजना से छूट गए हैं, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी, इट इज राइट आंसर होगा, ठीक है ना। एक एक पॉइंट को आप लोग तैयार कर लो। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, इस योजना का उद्देश्य उत्तर प्रदेश में गाँव में लौटने वाले प्रवासी श्रमिकों को रोजगार प्रदान करना है। दीनदयाल अंत्योदय योजना, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना अधिनियम, आत्मनिर्भर भारत अभियान, या गरीब कल्याण रोजगार अभियान। तो इसमें डी आंसर हो जाएगा, गरीब कल्याण रोजगार अभियान, ठीक है ना। तो लौटने वाले प्रवासियों को रोजगार प्रदान करने इसका उद्देश्य कह भी रहा है कि यह योजना 20 जून 2020 को 125 दिनों की अवधि के लिए शुरू की गई थी, जिसमें 50,000 करोड़ रुपए संसाधन शामिल किए गए थे, ताकि ग्रामीण प्रवासियों को ग्रामीण क्षेत्र में इसी तरह से प्रभावित नागरिकों के लिए रोजगार और आजीविका के अवसर क्या कराए जाएं। तो अगर रोजगार देना सरकार का मतलब सरकार के लिए DPS में साफ तौर पर लिखा गया है कि सरकार को आजीविका भाई प्रदान करानी पड़ेगी ही पड़ेगी। इनमें से कौन सी पहल उत्तर प्रदेश सरकार की विद्युतीकरण रणनीति का मुख्य हिस्सा है? पूछ रहा है कौन सी पहल है? तो प्रधानमंत्री जनधन योजना, सौभाग्य योजना, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, या किसान विकास पत्र। तो इसमें आंसर जो होगा वो सौभाग्य योजना है। कह रहा उत्तर प्रदेश ग्रामीण विद्युतीकरण का ये मुख्य हिस्सा है। इस योजना का उद्देश्य है सार्वभौमिक घरेलू विद्युतीकरण के लक्ष्य को प्राप्त करना, सभी को घरेलू कनेक्शन देना, अंतिम छोर तक कनेक्टिविटी और ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्रों में सभी शेष गैर विद्युतीकरण घर जो इन पर अभी तक कनेक्शन नहीं पहुंच पाए, बिजली कनेक्शन प्रदान करना इस ऊर्जा का सबसे मुख्य क्या है भाई? उद्देश्य है, ठीक है। इसी के साथ नेक्स्ट जो अगला क्वेश्चन और भी ज्यादा इंपोर्टेंट है, 2023 में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा शुरू की गई मुख्यमंत्री मित्र योजना के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन एकदम से सही होगा? तो कह रहा है उद्यमी मित्र उत्तर प्रदेश में केवल शहरी क्षेत्र में नियुक्त किए जाते हैं, ऐसा तो नहीं है, ठीक है। कह रहा है यह योजना सरकारी कर्मचारियों के सामने आने वाली समस्याओं का समाधान शुरू की गई थी, नहीं, ऐसा भी नहीं है। इस योजना का उद्देश्य राज्य में निवेशकों को वित्तीय सहायता प्राप्त करना है, बिल्कुल नहीं है। इस योजना का उद्देश्य है कि उद्यमी जो है, एंटरप्रेन्योरशिप जो है, उद्यमी मित्रों को निवेशकों और राज्य सरकार के बीच एक कड़ी के रूप में कार्य करने के लिए नियुक्त करना है, ठीक है। निवेशकों और राज्य सरकार के बीच जो उद्यमी मित्र हैं उनको, एंटरप्रेन्योरशिप फ्रेंड्स जो हैं,
उनको वो सरकार और निवेशकों के बीच क्या करेंगे, एक मीडिएटर का काम करेंगे। तो डी इसका आंसर हो जाएगा। 2023 में ये योजना शुरू की गई थी, निवेशकों और राज्यों के बीच एक कड़ी के रूप में उद्योग मित्रों को निवेशक पहुंचाना, है ना, कनेक्टिविटी देना। इससे क्या होगा कि निवेश आकर्षित होगा, युवाओं को रोजगार प्रदान होगा और क्या उद्यमी मित्रों को प्रति माह 70,000 रुपये क्या दिए जाएंगे, प्रदान इस योजना के तहत किए जाएंगे। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है भाई, कह रहा उत्तर प्रदेश औद्योगिक निवेश और रोजगार प्रोत्साहन नीति 2022 के अंतर्गत मेगा श्रेणी की परियोजना के लिए पूंजी निवेश सीमा क्या थी? तो 200 करोड़ या उससे अधिक, लेकिन 500 करोड़ से कम होनी चाहिए। ये सी इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। इसमें अलग अलग श्रेणियां दे रखी हैं। कह रहा उत्तर प्रदेश औद्योगिक निवेश रोजगार प्रोत्साहन नीति के 2022 के अंतर्गत मेगा श्रेणी की परियोजना के लिए 200 करोड़ या उससे अधिक, लेकिन 500 करोड़ से कम रखा गया था। लार्ज श्रेणी में 50 करोड़ या उससे अधिक, लेकिन 200 करोड़ से कम रखा गया था। सुपर मेगा श्रेणी में 500 करोड़ या उससे अधिक और 3,000 करोड़ से कम, और अल्ट्रा मेगा श्रेणी में 3,000 करोड़ से अधिक राशि निवेश की जा सकती है। तो ये लार्ज श्रेणी, मेगा श्रेणी, सुपर मेगा श्रेणी, अल्ट्रा मेगा, तो टॉप पर कौन सी है जिसमें ज़्यादा निवेश की छूट दे रखी है? अल्ट्रा मेगा श्रेणी है। तो एक एक पॉइंट अगर आप रिवीजन करते चलोगे तो विश्वास करिए पीसीएस जैसे, लोअर पीसीएस जैसे एग्जाम में कोई आपको दिक्कत नहीं आएगी, आप कंफर्टेबल महसूस करोगे, क्योंकि उत्तर प्रदेश का एग्जाम है तो उत्तर प्रदेश से रिलेटेड तो भाई अच्छे अच्छे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लोग इधर उधर की चीज़ों को तैयार करते हैं, जहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं वहाँ उनका फोकस नहीं होता है। ठीक है। अब विश्वास करिए ये जो मैं सीरीज करा रहा हूँ सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण आपके लिए होने वाली है। कितना भी आप पढ़ लो बुकों को, लेकिन जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे, जब तक आप पीवाईक्यू नहीं लगाओगे, तो आपको एग्जाम का पैटर्न ही नहीं पता होगा। ठीक है ना। तो ये जो स्मार्ट स्टूडेंट होते हैं उनकी स्मार्ट स्ट्रेटजी में पीवाईक्यू एक पार्ट के रूप में शामिल होते हैं, सबसे अहम भूमिका निभाते हैं। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत उत्तर प्रदेश सरकार प्रत्येक लाभार्थी युगल के लिए कितने रुपए देती है? तो ये सबको पता है, 51,000 रुपये देती है। कितने? 51,000 रुपये। तो ई आंसर होगा इसका, क्योंकि इसमें कहीं भी 51,000 नहीं लिख रखा है। ठीक है ना। कह रहा है 51,000 रुपये प्रदान करते हैं, जिसे बढ़ाकर वर्तमान में 1 लाख रुपये भी कर दिया गया है। और ये योजना 2017 से लागू की गई थी योगी आदित्यनाथ सरकार में, और अब इसमें दंपति को 1 लाख रुपये की सहायता दी जाती है। यह योजना आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को क्या करती है? सहायता करती है। ठीक है। इसके साथ ही नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में कुष्ठ रोग पेंशन योजना के तहत पात्र लाभार्थियों को कितनी मासिक पेंशन प्रदान की जाती है? तो भैया ध्यान रखना, 3,000 रुपये प्रदान की जाती है। कितनी? 3,000 रुपये प्रदान की जाती है। ठीक है। 3,000 रुपये। तो डी आंसर होगा। कह रहा है ये मासिक पेंशन है, ये भी ध्यान रख लेना। कह रहा है इस योजना के अंतर्गत 60 वर्ष से ऊपर के वृद्ध पात्र होंगे, ध्यान रखना, ये पॉइंट पूछ लेता है। उन्हें 1,000 रुपये प्रत्येक मास 1,000 रुपये मासिक वृद्धावस्था पेंशन के अतिरिक्त 2,000 रुपये मासिक कुष्ठ रोग पेंशन भी दी जाएगी। कुल मिला के 3,000 रुपये दिए जाएंगे हर महीने। ठीक है। इससे कि क्या होगा कि जो बुजुर्ग परिवार पर डिपेंड होते हैं ना, तो उनकी डिपेंडेंसी कम होगी। ठीक है। अलग अलग जीरो पॉवर्टी शून्य गरीबी उत्तर प्रदेश अभियान के तहत प्रत्येक ग्राम पंचायत में अत्यंत गरीब परिवारों की पहचान करने के लिए उपयोग में किए जाने वाले त्रिस्तरीय तंत्र का एक महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? तो डायरेक्ट आंसर पे आ जाइए, डी इसका आंसर होगा। वो है भैया एंड टू एंड डिजिटलीकरण और स्वचालित असुरक्षा रेटिंग, अंतिम चयन निर्धारित करना। एंड टू एंड मतलब अंतिम तक। ठीक है ना। कह रहा जीरो पॉवर्टी उत्तर प्रदेश अभियान के तहत अत्यंत गरीब परिवारों, भाई अंत में कौन है? गरीबी तो बैठा है, की पहचान करके प्रत्येक ग्राम पंचायत में 3 स्तरीय तंत्र अपनाया गया है, जिसकी महत्वपूर्ण विशेषता है एंड टू एंड डिजिटलीकरण और स्वचालित असुरक्षा रेटिंग का अंतिम चयन करना। राज्य सरकार द्वारा सभी पंचायतों में सबसे गरीब परिवार की पहचान के लिए दिशा निर्देश जारी किए गए हैं, और राज्य ने ग्राम पंचायतों में सबसे गरीब 10 से 25 परिवारों की पहचान प्रत्येक पंचायत से, ठीक है ना, 10 से 25 परिवारों की पहचान की जाती है। डिजिटल प्लेटफॉर्म पर डेटा अपलोड कर स्वचालित असुरक्षा रेटिंग के आधार पर अंतिम चयन इसके माध्यम से। तो 10 से 25 परिवार, ठीक है ना, ये डाटा है ना, ये डाटा आपको कन्फ्यूजन करने के लिए देता है। ठीक है। तो ये भी याद रख लेना आप लोग। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है यही क्वेश्चन है ना, यही है, सेम क्वेश्चन है, कोई भी उसमें दिक्कत नहीं। अगला क्वेश्चन है भैया, कह रहा है UBBSN का पंजीकृत कार्यालय कहाँ स्थित है? UBBSN का, ठीक है ना, तो ये लखनऊ में स्थित है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में स्थित है भैया। कह रहा उत्तर प्रदेश में भूमि सुधार निगम का पंजीकृत कार्यालय, इसका नाम ही है भूमि सुधार निगम। ये जो आपको दिया गया है UPBSN जो है, इसका फुल फॉर्म है उत्तर प्रदेश भूमि सुधार निगम। कहाँ पे स्थित है इसका हेडक्वार्टर? तो लखनऊ बताओ। स्थापना कब हुई थी? 1978 में। ठीक है ना। उद्देश्य क्या है कि भूमि संबंधों की स्वास्थ्य और उत्पादकता को संरक्षित करना तथा सभी संबंधित खेती योग्य भूमि को सुरक्षित एवं पुनर्वासित और पुनर्स्थापित करना, इसका क्या है? उद्देश्य है। ठीक है। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश सरकार के प्रमुख कार्यक्रम के तहत MSME पर विशेष ध्यान दिया गया है। किस पर? MSME पर। तो इसमें एक जिला एक उत्पाद पर दिया गया है। ए इसका आंसर होगा, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट। ठीक है ना। कह रहा है यह योजना जो है MSME को इनकरेज करने के लिए, प्रोत्साहित करने के लिए चलाई गई थी। कह रहा है उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा लॉन्च की गई थी जनवरी 2018 में।
तो इसमें जो हस्तकरघा उद्योग हैं, रेडीमेड कपड़े, चमड़े उत्पाद आदि घरेलू उद्योगों को प्रोत्साहन करना, ये सब पूछे गए हैं। ये यूपी ट्रिपल एस सी जूनियर असिस्टेंट में पूछा गया क्वेश्चन है। ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं करा रहा जो एग्जाम में नहीं पूछा गया हो। ये यूपी ट्रिपल एस सी में पूछा गया एक्सरे एग्जाम में। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा एक जनपद एक उत्पाद योजना किस वर्ष चालू की गई थी? आप सबको पता ही है भाई, ये 2018 में चालू की गई थी, 24 जनवरी 2018, याद रखना। आप लोगों के लिए क्वेश्चन क्या है, उत्तर प्रदेश दिवस कब मनाया जाता है? आप लोग बताओगे मुझे कि भैया आगरा शहर की स्थापना कब की गई थी? क्या बताओगे? आगरा शहर की स्थापना कब की गई थी और किसने की थी आगरा शहर की? और आगरा में जो किला है, लाल किला है, उसकी स्थापना किसने कराई थी? और दिल्ली के लाल किला की स्थापना किसने कराई थी? ठीक है। और आप लोग बताओगे क्या अलीगढ़ जिले का ODOP एक जनपद एक उत्पाद कौन सा है? अलीगढ़ जिले का, ठीक है ना। ये क्वेश्चन आपके लिए है, इंपोर्टेंट है, आप लोग जरूर बताना है इनको, ठीक है। इसके साथ ही नेक्स्ट है भैया, वाराणसी पंडित दीनदयाल उपाध्याय मल्टी ट्रैकिंग परियोजना के एक भाग के रूप में नदी पर एक नया रेल सड़क सह सड़क पुल बनाया जाना है, और किस नदी पर है? तो ये गंगा नदी पर है। आप लोग मुझे ये बताओगे इलाहाबाद में गंगा नदी से कौन सी नदी आकर के मिलती है? ठीक है ना, इलाहाबाद में। और इन ये जो नदियां आपको दिखाई दे रही हैं, बेतवा, चंबल, यमुना, ठीक है ना, इन नदियों में से कौन कौन सी नदियां हैं जो गंगा से आके मिलती हैं? ये आप कमेंट में बताओगे, ठीक है ना। गंगा नदी कहाँ से निकलती है? गंगा नदी की किस राज्य में लंबाई सबसे ज़्यादा है भारत में? गंगा नदी की कुल लंबाई कितनी है ये बताओगे? और गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी का दर्जा किस वर्ष दिया गया था? ये क्वेश्चन आपके लिए है, ठीक है। और जो वाराणसी शब्द कह रहा हूँ, तो यहाँ BHU बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, ये कई बार क्वेश्चन पूछा है, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? ये आप भी बताओगे, ये क्वेश्चन भी आपके लिए है, ठीक है। कह रहा है परियोजना का नाम है वाराणसी पंडित दीनदयाल उपाध्याय मल्टी ट्रैकिंग परियोजना। उद्देश्य वाराणसी क्षेत्र में रेल नेटवर्किंग का विस्तार करना और उसकी क्षमता में वृद्धि करना, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपके लिए है। अगला क्वेश्चन है भैया, डाक कर्मयोगी पोर्टल का उद्देश्य क्या है? शिकायत निवारण, लगभग 4 लाख ग्रामीण डाक सेवकों की क्षमताओं में वृद्धि करना, या सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शनकर्ताओं को पुरस्कार देना, या जनता की भागीदारी। तो इसमें 4 लाख जो ग्रामीण डाक सेवक हैं उनकी क्षमताओं में वृद्धि करना है, तो 20 का क्या हो जाएगा? 20 का एकदम से आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो ऑनलाइन प्रशिक्षण इस पर उपलब्ध होता है डाक सेवकों के लिए, ये ध्यान रख लेना, ठीक। यूपी ट्रिपल एस सी 2022 में आया हुआ क्वेश्चन, सब क्वेश्चन आपके लिए है ना, इंपोर्टेंट हैं। अगला कह रहा भाई, इनमें से किस राज्य में भारत सरकार के प्रथम अमृत सरोवर का उद्घाटन किया गया? पहले अमृत सरोवर का उद्घाटन किस राज्य में? तो ये उत्तर प्रदेश में किया गया है। आप लोग बताओगे मणिपुर की राजधानी क्या है, हरियाणा की राजधानी क्या है, और भैया राजस्थान की राजधानी क्या है? ये आप लोग बताओगे, ठीक है। तो कह रहा है ये कहाँ पे उद्घाटन किया है? रामपुर जिले में किया है, रामपुर जिले की पटवाई ग्राम पंचायत में। ये हर एक पॉइंट इंपोर्टेंट है। केंद्रीय अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने 13 मई 2022 को भारत के पहले अमृत सरोवर का उद्घाटन किया, और यह उत्तर प्रदेश के रामपुर जिले की पटवाई ग्राम पंचायत में। यूपी ट्रिपल एस सी पैट में भी ये क्वेश्चन पूछ लिया गया है, ठीक है। चलें आगे भैया, अगला क्वेश्चन आपके समक्ष दे रखा है। उत्तर प्रदेश में के प्रचार हेतु कन्या सुमंगला योजना की शुरुआत की गई थी, किसके लिए की गई थी? तो ये लड़कियों के स्वास्थ्य के लिए एवं शैक्षणिक मानक के लिए की गई थी। लड़कियों के स्वास्थ्य एवं शैक्षणिक मानक, आंसर डी इसका हो जाएगा। जो 25 अक्टूबर 2019 को ये योजना स्टार्ट की गई थी। उद्देश्य ये था कि बालिकाओं को सशक्त बनाना, ज़्यादा से ज़्यादा बालिकाओं को। और कह रहा परिवार में, कह रहा जिस परिवार में कन्या जन्म लेगी उस परिवार को 15,000 रुपये दिए जाएंगे। 2 बेटियों को इसका लाभ मिलेगा ज़्यादा से ज़्यादा। योजना में लाभार्थियों बेटियों के जन्म से लेकर के उसके स्नातक होने तक प्रोत्साहन के रूप में 6 चरणों में 15,000 रुपये की राशि दी जाएगी उनकी पढ़ाई के लिए। कह रहा 2025-26 में योजना की कुल धनराशि 15 से बढ़ाकर कितनी कर दी भैया? 25,000 रुपये। तो वर्तमान में इसकी जो राशि है वो 25,000 रुपये। और ये उद्देश्य है योजना के बालिकाओं के सशक्तिकरण के लिए, उनके स्वास्थ्य के लिए, पोषण के लिए, शिक्षा के स्तर को बढ़ावा देने के लिए, और भैया उनके जन्म के प्रोत्साहन के लिए। अभी कई आपने देखा होगा, ठीक है ना, भूड़ में ही कन्याओं की हत्या कर दी जाती है, तो इस उद्देश्य से कन्याओं को जन्म में नहीं मारा जाएगा, ठीक है ना। उत्तर प्रदेश में हेतु सबरी संकल्प अभियान की शुरुआत की गई थी, किसके लिए? कुपोषण को दूर करने के लिए। जो कुपोषण है उसको दूर करने के लिए, माल न्यूट्रिशन को दूर करने के लिए सबरी संकल्प अभियान की शुरुआत 29 जिलों में की गई थी, ठीक है। तो ये जरूर याद रखना है। लाभार्थी कौन होंगे? जो दैनिक मजदूरी करने वाली महिलाएं जिनकी आर्थिक स्थिति कमजोर है, वो इसके क्या होंगे? लाभार्थी होंगे। कुपोषण से बचाने के लिए महिलाओं को ध्यान रखना, महिलाओं को बचाने के लिए इस योजना सबरी संकल्प योजना की शुरुआत की गई थी, ठीक है ना। आपके लिए क्वेश्चन यही है, उत्तर प्रदेश से संबंधित मैं बताऊंगा। आप लोग ये बताओगे उत्तर प्रदेश में अभी 99वीं और 100वीं रामसर साइट बनाई गई है, वो कौन सी रामसर साइट है? आप लोग उनका नाम कमेंट में लिखोगे, 99 और 100 नंबर की, ठीक है। और बताओगे वर्तमान में भारत के किस राज्य में सबसे ज्यादा रामसर साइट हैं, और आर्द्र भूमि दिवस कब मनाया जाता है? सर्वप्रथम जो रामसर कन्वेंशन है वो कब
शुरू की गई थी? ये रामसर कन्वेंशन किस दिन किस वर्ष शुरू की गई थी? ठीक है ना, ये क्वेश्चन इंपोर्टेंट है, आप लोग इसका क्या बताओगे, आंसर बताओगे। अगला क्वेश्चन है किशोरी बालिका योजना वर्ष में कितने दिनों के लिए विद्यालय में उपस्थित न होने पर लड़कियों को संतुलित आहार प्रदान करने की पेशकश दी जाती है? तो 300 दिन अगर वो नहीं पेश होंगी तो उनको संतुलित आहार करने की किशोरी बाल योजना के तहत पेशकश की जाती है। और ये 21 फरवरी 2019 को योजना शुरू की गई थी। और इसमें 11 से 14 वर्ष की स्कूल न जाने वाली बालिकाओं को पोषण आहार के रूप में मोटा अनाज, बाजरा, कोंदो, मक्का, रागी, ठीक है ना, चना आदि दिया जाता है। ठीक है, 300 दिनों के लिए विद्यालय में उपस्थित न होने पर। ठीक है, 11 से 14 वर्ष ध्यान रखना है इसको, कुपोषण दूर करना इसका उद्देश्य है। लाभ अवधि 300 दिन है। कवरेज उत्तर प्रदेश के सभी जिलों में ये योजना क्या की गई थी, लागू की गई थी। ठीक है भाई, आगे कह रहा प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत लाभ प्राप्त करने के संबंध में उत्तर प्रदेश राज्य को स्थान है। तो ये पहला है, इसमें उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान है, पहला किसान सम्मान निधि में, आप सबको पता है। 24 फरवरी 2019 को ये योजना शुरू की गई थी प्रधानमंत्री के द्वारा। और प्रतिवर्ष किसान को 6,000 रुपये दिए जाते हैं। कितने, 6,000, 2 किस्तों में है। ठीक है, कह रहा पहला स्थान है उत्तर प्रदेश का, इसमें सबसे अधिक किसानों को सीधे लाभ मिलता है यहाँ पे। ठीक है, और कह रहा है अप्रैल जुलाई 2025 में 20वीं किस्त उत्तर प्रदेश में 2.34 करोड़ किसानों से अधिक को ये किस्त दी गई। ठीक है, अगला क्वेश्चन है भैया, उत्तर प्रदेश के सरकार की 1 जिला 1 उत्पाद योजना के तहत उत्तर प्रदेश में प्रोत्साहित क्या करती हैं? ये तो स्वदेशी उत्पादों को, जो हमारे स्वदेशी विशेष उत्पाद होते हैं, इस योजना के तहत वो क्या किए जाते हैं, प्रोत्साहित किए जाते हैं। सबको पता है 24 जनवरी 2018 को ये पहले भी क्वेश्चन आ गया है। कह रहा है ये योजना सर्वप्रथम जापान के ओएटा के गवर्नर मोरीहिको हिरामालू ने 1975 में शुरू की थी। फिर अन्य देशों ने की और भारत ने भी इसे अपने यहाँ भी लागू किया। ठीक है ना, इससे जो जिले के उत्पाद होते हैं उनको मोटिवेशन मिलता है, प्रोत्साहन मिलता है उन उत्पादों को। ठीक है, 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश के किस जिले की साक्षरता दर सबसे अधिक थी? तो गौतम बुद्ध नगर की जो साक्षरता दर थी, लिटरेसी रेट था, वो सबसे ज़्यादा था, हाईएस्ट लिटरेसी थी। ठीक है, अब आपसे और पूछ रहे हो कितनी थी, 80.1 है। कानपुर की कितनी है भैया, 79.7, औरिया की 78.9, इटावा की 78.4, गाजियाबाद की 78.1। कम किसकी है, श्रावस्ती की 46.7। बहराइच की कितनी है, 49.4। बलरामपुर की कितनी है, 49.5। बदायूं की कितनी है, 51.3। रामपुर की कितनी है, 53.3। तो ये आप याद रखना, पहले 5 और अंतिम 5। ठीक है, यहीं से क्वेश्चन ज़्यादा पूछ लेता है, इधर उधर से भाई इतना डाटा है कहाँ से पूछेगा। आप इससे आइए ना, यहाँ से अनुमान लगाइए, जहाँ आयोग पूछ रहा है वही क्वेश्चन आपको दे रहे हैं। जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश की कुल जनसंख्या में महिलाओं का प्रतिशत क्या था? तो महिलाओं का प्रतिशत था 47.71। ठीक है, उत्तर प्रदेश की कुल जनसंख्या में कह रहा है 1998 12,341, ये जिनमें पुरुषों की संख्या कितनी है, 1044 80 510। ठीक है, और 47.71% महिलाएं हैं। क्या कुल जनसंख्या में उत्तर प्रदेश विश्व के चीन, भारत, अमेरिका, इंडोनेशिया के बाद विश्व में 5वें स्थान पर आता है। अकेला उत्तर प्रदेश राज्य ही देख लो जनसंख्या में। ठीक है ना, अगला क्वेश्चन आपके सामने दे रखा है, बहुत इंपॉर्टेंट है। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जिलों को 2011 जनगणना के अनुसार साक्षरता दर के आधार पर न्यूनतम से उच्चतम की ओर लगाइए। तो आप सबको पता है, कम, सबसे कम से ज़्यादा की ओर। तो सबसे कम जो इन 4 में जो साक्षरता दर है वो बहराइच की है, 3 पहले आना चाहिए। उसके बाद बाराबंकी की है, उसके बाद आजमगढ़ की है, और इन सब में सबसे ज़्यादा मैनपुरी की है। तो ये लिख रहा है, बहराइच की 49.36, बाराबंकी की 61.75, आजमगढ़ की 70.93 और मैनपुरी की 75.99 दे रखा है। आप लोग तैयार कर लेना। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है भैया, उत्तर प्रदेश जनसंख्या नियंत्रण स्थलीकरण कल्याण विधेयक 2021 का प्राथमिक उद्देश्य क्या था? तो इसका उद्देश्य था कि प्रजनन जो दर है, प्रजनन दर को 2026 तक 2.1 प्रति हजार जनसंख्या तथा 2030 तक 1.9 तक कम करना, ये इसका उद्देश्य है। ये 2 डाटा याद रखना, 2.1 और 1.9। 2.1 कब तक कम करेंगे भाई? तो ये 2026 तक। तो 1.9 कब तक कम करेंगे प्रति हजार पर? तो ये 2030 तक करेंगे। तो ये डाटा आपको याद रखना, बेहद महत्वपूर्ण डाटा है। ठीक है, तो ये याद रख लेना आप लोग। उद्देश्य यही है, प्रजनन दर को निम्नतर स्तर पर लेकर आना। ठीक है, 2021 ये विधेयक है, ध्यान रखना। फोकस परिवार कल्याण एवं महिला शिशु कल्याण का है, और ये लागू किसने की? तो उत्तर प्रदेश राज्य में लागू की गई। ठीक है, इसी के साथ नेक्स्ट है भैया, कह रहा है 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश का जनसंख्या घनत्व क्या था? तो 829 था। उत्तर प्रदेश का जनसंख्या घनत्व 829 याद रख लेना। जनसंख्या घनत्व क्या होता है? कुल जनसंख्या में कुल वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में, ठीक है ना, कितनी जनसंख्या है। तो ये 829 उत्तर प्रदेश का है। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य जिला गाजियाबाद है, ध्यान रखना, जिसमें 3971 है। वाराणसी में 2395 न्यूनतम जनसंख्या वाला है ललितपुर, जिसमें 242 है, और सोनभद्र में 270 है। ठीक है, तो ये न्यूनतम और उच्चतर वाले भी आप लोग क्या रखा करिए, याद रखा करिए। ठीक है ना, ये पूछे जाते हैं कभी भी। जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश की साक्षरता दर क्या है? तो 67.68 है उत्तर प्रदेश की साक्षरता दर 2011 की जनगणना। अभी 2027 में जनगणना आएगी अगली। ठीक है,
पुरुष साक्षरता कितनी है 77.28, महिला कितनी है 57.18 और भारत की कितनी हुई 74.04% 2011 की जनगणना के अनुसार। ये सब डाटा इंपोर्टेंट है, दिमाग में बार बार रिवीजन करोगे तैयार हो जाएगा, इससे बाहर आपको कुछ पढ़ना ही नहीं है, ये मैं बता रहा हूँ आपको। जनगणना 2011 के अनुसार राज्य के सर्वाधिक और न्यूनतम जनसंख्या वाले जिले क्रम से हैं, तो इलाहाबाद और महुआ, सबसे ज़्यादा इलाहाबाद है और सबसे कम जनसंख्या महुआ में है, ठीक है ना। इलाहाबाद में कितनी है तो 59, 54, 391 और महुआ में कितनी है 8, 75, 958, ठीक है। 2011 की जनसंख्या है, ये याद रख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट डाटा है, ठीक है। आपके लिए क्वेश्चन ये है 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश की जनसंख्या कितनी है, और आप बताओगे उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल भारत के क्षेत्रफल का कितने % है और जनसंख्या कितने % है, ये क्वेश्चन भी आप लोग बताओगे, ठीक है ना। इंपोर्टेंट है, ये ध्यान रख लेना, ठीक है। और उत्तर प्रदेश की साक्षरता दर क्या है ये बताओगे, और भारत की साक्षरता दर क्या है ये बताओगे, और भारत में किस राज्य में सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व है और किस राज्य का जनसंख्या घनत्व सबसे कम है। ये बार बार मैं आपको पढ़ाता हूँ, ऑफलाइन क्लास में भी मैंने आपको पढ़ाया है, ठीक है ना। तो ये पॉइंट तो आपको सिलेक्टेड है, पता होनी चाहिए। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक साक्षर जनपद, उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक साक्षर जनपद, ठीक है ना, कौन सा था, गाजियाबाद, कानपुर, लखनऊ या जौनपुर। तो ये कानपुर नगर कह रहा है ना, देहात नहीं, नगर की बात कर रहा हूँ। ये सबसे ज़्यादा साक्षर था और इसकी इनमें से, हालांकि गौतम बुद्ध नगर था 80.12 के साथ, लेकिन इनमें यहाँ गौतम बुद्ध ऑप्शन नहीं है, तो यहाँ कानपुर हो जाएगा 79.7% इसकी है सबसे ज़्यादा इन जिलों में, ठीक है। 2011 की जनगणना के अनुसार आप लोग याद रखना, ठीक है ना। आप लोग ये बताओगे जनगणना कौन विभाग करता है, ठीक है। आपके लिए पॉलिटी के 2-3 क्वेश्चन में आपसे, नहीं यूपी के ही 2-3 क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूँ और ये आपको बताने होते हैं लास्ट में, सब इंपोर्टेंट क्वेश्चन होते हैं इसीलिए ये पूछे जाते हैं। तो आप लोग ये बताओगे वर्तमान में उत्तर प्रदेश की राज्यपाल कौन है। दूसरा क्वेश्चन ये है वर्तमान में उत्तर प्रदेश के किस जिले में सर्वाधिक जनसंख्या है और किस जिले की जनसंख्या सबसे कम है, किस जिले की साक्षरता दर सबसे ज़्यादा है और किस जिले की साक्षरता दर सबसे कम है। उत्तर प्रदेश में आप लोग ये भी बताओगे कौन सा टाइगर रिजर्व है और किस जिले में पड़ता है, और उत्तर प्रदेश में किस जिले का क्षेत्रफल सबसे ज़्यादा है और किस जिले का क्षेत्रफल सबसे कम है। विश्वास करिए जब आप बार बार इन क्वेश्चनों को लिखोगे ना, इसका सबसे इंपॉर्टेंट फायदा उस दिन आपको पता चलेगा जब आप एग्जाम में सबसे आगे होंगे। लोग इधर उधर कंफ्यूजन हो रहे होंगे और आप एग्जाम करके सीधे निकल दोगे, ठीक है। अभी आपको कतई अनुमान नहीं है कि ये डाटा कितना सेलेक्टेड मैं आपको दे रहा हूँ। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। सबसे पहले आपको ये फीडबैक जरूर देना होता है कि भाई आपको क्लास कैसी लगी। अगर नए हैं तो आप जरूर चैनल को सब्सक्राइब किया करिए, पुराने हैं चैनल को स्टेटस पर जरूर लाया करिए, क्लास को स्टेटस पर जरूर लाया करिए। आप लोग क्लास को स्टेटस पर नहीं लगाते हो, ठीक है ना, इसका मतलब चैनल को सपोर्ट करना नहीं चाहते हो। तो सभी बच्चे आज क्लास को स्टेटस पर लाएंगे। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों, ऑल द बेस्ट, आपका दिन शुरू हो।